नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। खादी पोस्टर मामले में विपक्षी दलों के बाद अब शिवसेना के निशाने पर बीजेपी। प्रधानमंत्री पर आत्म केंद्रित होने का आरोप। तुषार गांधी ने बताया प्रचार की कोशिश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। जनवेदना सम्मेलन में दिए बयान पर कार्रवाई की मांग। आरबीआई में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की नियुक्ति के विरोध। कर्मचारियों ने उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी। स्वायत्तता को चोट पहुंचाने का आरोप। बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत गृह मंत्रालय ने की खारिज। पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। 31 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं शिकायत। 10 मार्च से होंगी आईसीएसई की 10वीं की परीक्षा। चुनाव के मद्देनजर तारीखों में बदलाव। 30 जनवरी से 12वीं की परीक्षा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर पर इस बार महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों के बाद बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी इस कदम की आलोचना की। पार्टी ने इसे दुखद बताते हुए कहा कि ये एक व्यक्ति के आत्म केंद्रित होने का उदाहरण है। गांधी जी के परपौत्र तुषार गांधी ने इसे महात्मा की विरासत को छीनने का प्रयास करार किया। वहीं विपक्ष ने इसके लिए माफी की मांग की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के इस कैलेंडर और डायरी ने नया विवाद शुरू कर दिया है। कैलेंडर पर चरखा चलाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर प्रकाशित करने की परंपरा है। इस बार बापू की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम की आलोचना की है। विपक्षी दलों ने भी इस फैसले की निंदा की है। परोक्ष रूप से कहा जा रहा है कि अरे ये तो पहले भी हुआ कई बार कि उन डायरियों कैलेंडरों में गांधी जी नहीं थे कुछ वर्षों में। बात सही है, लेकिन ये मूल बात नहीं है, मिथ्या प्रचार है, बरगलाने की प्रक्रिया है। उन सालों में कभी चरखा था, कभी आम आदमी था, कभी हल था, कुछ था, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त के या राष्ट्रपति उस वक्त के नहीं आए थे उस पे। आम लोगों का मानना ये है कि खादी की प्रेरणा महात्मा गांधी थे। उन्होंने ही उसको विकसित किया था और उनकी छवि या तस्वीर हटा देना या उनके जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले आना हास्यास्पद बात है। महात्मा गांधी के परिजनों ने भी इसे प्रचार पाने की कोशिश बताया है। स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार भी था, आज एक महज फोटोग्राफिक प्रॉप बन गया है। उसके साथ तस्वीर निकालने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ पोज करके तस्वीर निकालने से कोई खादी का पूजक नहीं बन सकता। दूसरी ओर खादी आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने ट्विटर पर लिखा कि कोई भी राष्ट्रपिता की जगह नहीं ले सकता, सिर्फ उनके विचारों पर चला जा सकता है। ये तस्वीर खादी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साल 2005 में भी बिना बापू की तस्वीर वाले कैलेंडर छप चुके हैं। महात्मा गांधी हमारे लिए पूज्य हैं और कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता अन्य किसी को उनका स्थान लेने का, इसलिए इसके बारे में और मैं जानकारी कर लेता हूं, फिर बात करें। बीजेपी ने कहा कि पूर्व में भी 6 बार कैलेंडर पर बापू की तस्वीर नहीं थी। कानून का उल्लंघन नहीं हुआ और मैंने आपको 6 ओकेजन्स गिनवाए जब ये पहले भी हुआ था। तो इसलिए ये जो भ्रामक स्थिति बताई जा रही है कि गांधी जी को रिप्लेस करने की कोशिश की गई, पहली बार ये बात नहीं है। एक तो गांधी जी को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। चरखा और खादी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। राष्ट्रपिता ने इन्हीं प्रतीकों के सहारे आजादी के लिए आंदोलन छेड़ा था। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की खराब खाने की शिकायत को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की किसी भी पोस्ट पर राशन की कोई कमी नहीं है और नियमित रूप से गुणवत्ता जांच की जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीमा पर तैनात जवानों ने कभी खाने की शिकायत नहीं की। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से जवानों की शिकायत की जल्द सुनवाई करने को भी कहा है।
पीटीआई के मुताबिक बलों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई जवान शिकायत करता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ई पत्रों के माध्यम से भी जवानों की शिकायत स्वीकार करने को कहा गया है। इस बीच बीएसएफ ने भी एक विशेष टेलीफोन आधारित हेल्पलाइन शुरू की है ताकि जवान 31 जनवरी तक गुप्त तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। उसके बाद वाजिब शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जवानों से कहा है कि वो सीधे उन्हें अपनी परेशानी बताएं। उन्होंने हर कमांड में एक शिकायत पेटी रखने का निर्देश दिया है। जनरल बिपिन रावत का ये बयान सेना के एक जवान के वीडियो के वायरल होने के बाद आया है, जिसमें उसने अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाया था। अर्धसैनिक बलों के जवानों के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है। इसमें अफसरों पर जूते साफ करवाने और घर के काम करवाने का आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना में शिकायत के लिए बेहतर तंत्र मौजूद है और जवानों को सोशल मीडिया की जगह ऐसे मुद्दे सेना के भीतर ही उठाने चाहिए। We have a excellent grievances redressal mechanism that exists in the army. We would like that people come directly to us rather than resorting to coming to the social media or other means. सेना प्रमुख ने हर कमांड पर शिकायत पेटी रखे जाने की बात कही और जवानों को अपनी शिकायत के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी। We will ensure that the identity of his name is not disclosed because these will come in sealed envelopes into these boxes and directly to me in my office. We will then delete the name of the officer or the jawan, whoever it may be, before any action is taken. वीडियो में लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि उसने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को शिकायत भेजी थी, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय अधिकारियों ने उसके खिलाफ ही जांच शुरू कर दी। इससे पहले अर्धसैनिक बल, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर उनके साथ हो रहे भेदभाव का मामला उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद के घटनाक्रमों से रिजर्व बैंक के कर्मचारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में नोटबंदी की प्रक्रिया के परिचालन में खराब प्रबंधन का आरोप लगाया गया है। साथ ही सरकार की ओर से मुद्रा प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति से केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को चोट पहुंची है, जिसे दुरुस्त करना मुश्किल है। यूनाइटेड फोरम और रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ने यह पत्र लिखा है, जिस पर ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के समीर घोष, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के सूर्यकांत महादिक, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सीएम पॉल सिल और आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के आरएन वत्स के हस्ताक्षर हैं। इनमें से घोष और महादिक ने पत्र लिखने की पुष्टि की है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस के बयान को खारिज करते हुए समिति ने फैसला किया है कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को तलब नहीं किया जाएगा। लोक लेखा समिति ने बयान जारी किया है कि मंत्रियों को उसके सामने नहीं बुलाया जा सकता है। मंत्रियों से सिर्फ अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है। वित्तीय समितियों से जुड़े नियमों पर लोकसभा स्पीकर के निर्देशों का हवाला देते हुए समिति ने कहा कि वो सलाह मशवरे या सबूत देने के लिए अपने सामने किसी भी मंत्री को तलब नहीं कर सकती, लेकिन अगर चेयरपर्सन को जरूरी लगता है तो वो मंत्री के साथ अनौपचारिक रूप से बात कर सकते हैं। कांग्रेस नेता और समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा था कि जरूरत होने पर नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को तलब किया जा सकता है, जिसकी समिति के बीजेपी सदस्यों ने विरोध किया और लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखा था। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को रोकने वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 1 फरवरी को बजट पेश होने से किस कानून का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने इसके लिए याचिकाकर्ता से दस्तावेज और कानूनी प्रावधान सौंपने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमारे हिसाब से किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। जलीकट्टू के समर्थन में कल तमिलनाडु में डीएमके ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन की अगुवाई में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। डीएमके ने इस मामले में अध्यादेश लाने की मांग की है। वहीं पेटा ने राष्ट्रपति से पाबंदी जारी रखने को लेकर गुहार लगाई है। जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के विरोध में डीएमके ने शुक्रवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन जारी रखा।
पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने ठोस कदम न उठा पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना भी की। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की परंपरा खतरे में है, इसे बचाने के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। திராவிட இயக்கங்கள் எல்லாம் அழிந்து போயிடும் என்று அவர் ஒரு வாழ்த்து செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார்। जलीकट्टू के समर्थकों की दलील है कि ये मामला विरासत का प्रतीक है। We support for Jallikattu. So this is a part of our culture. So this is our heritage. So as a Tamil, I am supporting Jallikattu. वहीं जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने प्रतिबंध को सही फैसला करार दिया है। हम बहुत खुश हैं इस जजमेंट से और हम यही चाहते हैं कि सरकार भी किसी भी तरीके के दबाव में आकर, तमिलनाडु सरकार के दबाव में आके, तमिलनाडु के लोगों के दबाव में आके किसी भी तरीके से इस खेल को दोबारा से ना चलाया जाए। इस मामले में जल्द फैसला लाने की अर्जी को गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं जलीकट्टू को जारी रखने वाली केंद्र की अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा है। जलीकट्टू यानी सांडों की दौड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य में पोंगल के त्योहार के दौरान जलीकट्टू खेल होता है, जिसमें सांडों को काबू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर धर्म के आधार पर वोट मांगे। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की है जिसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। लखनऊ में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात करके कांग्रेस उपाध्यक्ष और पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग को राहुल गांधी के भाषण की सीडी भी सौंपी है। जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ की व्याख्या करते हुए सभी धर्मों का जिक्र किया था। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग ने कल करीब 5 घंटे अखिलेश और मुलायम खेमे के वकीलों का पक्ष सुना। दोनों गुटों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा पेश किया है। माना जा रहा है कि आयोग 17 जनवरी को इस मामले में अंतरिम आदेश दे सकता है। समाजवादी पार्टी विवाद मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने सुनवाई की। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों खेमों ने खुद को असली समाजवादी पार्टी बताया। अखिलेश यादव गुट का दावा था कि अधिकतर विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल उन्हें ही मिलना चाहिए। अब बहस तमाम मुद्दों पे हुई है, सभी मुद्दों पे बहस हुई। पहले आने दीजिए, रिजल्ट पे देखिए। खबर ये आ रही है कि नेताजी मार्गदर्शक बने रहेंगे, ऐसा कुछ है? हमारे संगठक नेताजी हैं। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। मुलायम सिंह यादव के खेमे ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए साइकिल पर हक जताया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की ओर से पेश किए गए हलफनामे की सत्यता पर भी सवाल उठाए। यही कहते रहे कि स्प्लिट है। हमारा कहना था स्प्लिट नहीं है, चुनाव इनवैलिड है। अब वो खुद न्याय करेंगे, कुछ भी नहीं। हम दोनों पार्टी को सुना गया, कोर्ट ने कहा हम न्याय करेंगे। सर, क्या आप लोगों ने और ऑर्डर रिजर्व कर लिया, दैट्स ऑल। एफिडेविट्स के बारे में आप लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल फर्जी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों खेमों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था।
इससे पहले आयोग ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को अपने समर्थक विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं के हलफनामे जमा कराने को कहा था। अब इस मामले में अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार करने वाले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और इन चुनाव में जनता बागियों को कड़ा सबक सिखाएगी। हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। बात करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। हरीश रावत जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इस मौसम में सियासी गर्माहट है। 2012 में आप इससे पहले चुनाव में गए थे, अब 2017 का चुनाव है, तो ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जनता का विश्वास प्राप्त करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मगर लोकतंत्र के सेवकों को विनम्रता के साथ इस चुनौती को ग्रहण करना पड़ता है। जनता का विश्वास पुनः हासिल करना होता है। हम भी पुनः हासिल करने के लिए विश्वास को जनता के दरबार में है और पार्टी जनता के दरबार में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने पिछले 2-2.5 सालों में काम किया है और जिस तरीके का नकारात्मक आचरण भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो ये दोनों को तुलनात्मक रूप में देख करके उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेगी। सर, बीते दिनों सियासी हलचल भी हुई उत्तराखंड में, खास तौर पर जो पूरे देश में सुर्खियां बनी रही। ऐसे में आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता को अपनी बात आप समझा पाए हैं? देखिए, इन्होंने आपदा का सवाल उठाया और आपदा का जिस भ्रष्टाचार का इन्होंने जिक्र किया, जिसको इन्होंने नारे में तब्दील किया कि जब से आया बहुगुणा भ्रष्टाचार बड़ा 100 गुणा, आज वो बहुगुणा जो है भाजपा के नेता है। आपने कहा कि जो लोग पार्टी में बगावत कर रहे थे, दरअसल वही भ्रष्टाचारी थे। जो आपकी पार्टी से एक बड़ा तबका, एक बहुत ज्यादा लोग अब बीजेपी में चले गए हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जनाधार भी कुछ कम होगा या पार्टी को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है? इससे पार्टी को नई ताकत मिली। इनके कारण हमको बहुत सारे चाहे अनचाहे समझौते करने पड़े थे। सरकार चलाना मुसीबत था। हर तरीके से अपना पाउंड ऑफ फ्लेश वो हर चीज में खींचने की कोशिश करते थे और लोग देख रहे थे इस बात को। बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली कि ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। हमसे ज्यादा पब्लिक ने जो है इनके जाने से अच्छा समझा, और मैं समझता हूँ, देखिए, उत्तराखंड इस चुनाव में दल बदलूं के खिलाफ वोट करेगा। अपने प्रत्याशी अनाउंस करेंगे, कब तक आपके उम्मीदवार मैदान में होंगे? प्रोसेस ऑन है, हम 17-18 तक कर देंगे, सब फाइनलाइज कर देंगे 16-17 तक। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि पिछली सरकार के कामकाज से जनता खुश है और आगे उन्हें वोट जरूर करेगी। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। पंजाब में राजनीतिक खेमा बदलने का सिलसिला जारी है। इस मामले में प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनमें बीजेपी के तजुर्बेदार नेता और पूर्व मंत्री सतपाल गोसाई भी शामिल हैं। गोसाई के साथ बीजेपी नेता गुरदीप सिंह नीतू ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आम आदमी पार्टी की महिला इकाई की पूर्व अध्यक्ष मौर सिमरत कौर धालीवाल भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की लोकप्रियता और मजबूती के चलते दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब तक 110 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। और अब कुछ और अहम खबरें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CICSE ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। ICSE 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च को अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होंगी और 21 अप्रैल तक चलेंगी। तो 12वीं ISC की परीक्षाएं 30 जनवरी को शुरू होंगी और 26 अप्रैल को आखिरी पेपर होगा। 12वीं के छात्रों के प्रैक्टिकल 30 जनवरी से शुरू होंगे और 8 फरवरी को खत्म होंगे। इस साल 2.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इस बोर्ड के तहत परीक्षा दे रहे हैं।
एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर इस साल काम शुरू हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि परियोजना को लगभग सभी जरूरी मंजूरी मिल गई है। हालांकि परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय से आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है। इस पर होने वाले खर्च का मामला भी जल्द सुलझ जाएगा। परियोजना पर करीब 9,400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और दोनों नदियों को जोड़ने में करीब 9 साल लगेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को फिर मान्यता दे दी है। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद यह फैसला हुआ। मंत्रालय ने आईओए से कहा है कि वो भविष्य में भी अपने फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखे। संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन ने इस फैसले का स्वागत किया है। कलमाड़ी और चौटाला को पिछले दिनों आजीवन अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया था। दोनों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। इसके बाद खेल मंत्रालय ने ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर दी थी और उसे कारण बताओ नोटिस भेजा था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने स्वास्थ्य जरूरतों के मद्देनजर क्लिनिकल हेल्थ की मूलभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य मांगों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। दिल्ली में आयोजित लिवर और बिलियरी संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान लिवर ट्रांसप्लांट किए गए बच्चों को प्रमाण पत्र दिया। समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। Expenditure on health, particularly public health, continues to be low. What is required is an increase in financial commitments both by the centre and the states towards public health concerns. मौसम की पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर से सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के लेह में पारा 0 से 17 डिग्री तक नीचे चला गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी पारे में तेजी से गिरावट आई है। मैदानी इलाकों में भी ठंड से लोग बेहाल हैं। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी 16 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। कश्मीर के पहलगाम में पारा 0 से 13 डिग्री नीचे चला गया। वहीं लेह में तापमान -17.7 डिग्री तक लुढ़क गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के केलांग में पारा -14.8 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 से लेकर 17 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। बिजली पानी की व्यवस्था काफी कई गांव में अभी तक 10 दिन एक हफ्ता हो गया हुआ है बर्फ पड़े को, अभी तक जीवन सामान्य नहीं हुआ है। यहाँ पर गाड़ी चलाने वालों को, इवन छोटी गाड़ी चलाने वालों को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग अंगीठी और अलाव के सहारे ही दिन रात काट रहे हैं। शिमला में बिजली पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई सालों के बाद हुई है भारी हिमपात हुआ, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लोकल रेजिडेंट्स या टूरिस्ट है, अब थोड़ा हफ्ता 10 दिन हो गया, अब सामान्य हो रही है स्थिति और सप्लाई आता भी है। पानी का तो बहुत ही प्रॉब्लम सुबह के टाइम, क्योंकि माइनस टेम्परेचर है इसलिए पाइपें जाम हो जाती हैं। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। राजस्थान के सीकर में पारा -1 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश का भी कुछ यही हाल है। बेघरों के लिए कड़ाके की ठंड कहर बनकर टूटी है। ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ठंड पड़ रही है, क्या करें, रहने का जगह नहीं है। कहीं बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएं, समझो स्टेशन पे गुजारा, कहीं मिल जाती है जगह वही लेट जाते हैं, क्या करा जाए। कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली आने जाने वाली 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 6 के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 8:30 बजे का 8:35 का ट्रेन था शाम में, जबकि हम यहाँ पर 7 बजे से ही बैठे हैं और हमें कह रहे थे जो कि हाँ तुम्हारा ट्रेन लेट है और जाएगा तुम्हारा ट्रेन, क्या कह रहा है तो कि 8 बजे सुबह जाएगा। फिलहाल ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग गंगा समेत
दूसरी नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक दूसरे को तिल और गुड़ बांटकर रिश्तों में नई मिठास घोल रहे हैं। ये त्योहार फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। आप देख रहे हैं दो तस्वीरें, वाराणसी और हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां लोग सुबह से ही जुटे हुए हैं। वहीं फसलों की कटाई का पर्व पोंगल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की बधाई दी है। हिंदी साहित्य के महान कवि और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद की आज पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में जन्मे जयशंकर प्रसाद को लिखने की कला में महारत हासिल थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर ने कविता, उपन्यास और नाटक के साथ ही निबंध भी लिखे। चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु उनकी शानदार रचनाएं हैं। उन्होंने सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, कामना जैसे बेहतरीन नाटक भी लिखे। आज ही की तारीख में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। वहीं मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी की आज जयंती है। 14 जनवरी 1926 को ढाका में जन्मी महाश्वेता देवी ने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दुनिया भर में पहचान बनाई। उन्होंने अग्निगर्भ, अमृत संचय, आदिवासी कथा और ईंट के ऊपर ईंट जैसी कालजयी रचनाएं दी। साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए 1977 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2006 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। पिछले साल 28 जुलाई को इनका निधन हो गया। और अब आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खादी पोस्टर मामले में विपक्षी दलों के बाद अब शिवसेना के निशाने पर बीजेपी। प्रधानमंत्री पर आत्मकेंद्रित होने का आरोप तुषार गांधी ने बताया प्रचार की कोशिश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। जनवेदना सम्मेलन में दिए बयान पर कार्रवाई की मांग। आरबीआई में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की नियुक्ति का विरोध। कर्मचारियों ने उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी। स्वायत्तता को चोट पहुंचाने का आरोप। बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत गृह मंत्रालय ने की खारिज। पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। 31 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं शिकायत। दस मार्च से होगी आईसीएसई की 10वीं की परीक्षा। चुनाव के मद्देनजर तारीखों में बदलाव। 30 जनवरी से 12वीं की परीक्षा। और सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।